सो अब हम देखते हैं कि फैक्टर ट्रांजैक्शन होती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। हम हालांकि पहले बात कर चुके हैं। तो फैक्टर ट्रांजैक्शन या फैक्टोरिंग की हम बात करें, जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट को देता है अगेंस्ट जो क्लाइंट बीआर एंड कैश कराता है या बीआर डिस्काउंट कराता है फैक्टर से। तो डेटर की लायबिलिटी है कि वो सेलर को पे करे। ये रिसीवेबल्स सेलर द्वारा डिस्काउंट रेट के ऊपर थर्ड पार्टी को, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, दे दिए जाते हैं कैश लेने के लिए। ऑनरशिप फैक्टर के पास चली जाती है। एडवांस पे किया जाता है फैक्टर द्वारा सेलर को। कोई परसेंटेज डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीमेंट, रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। परसेंटेज रहती है कि कितना डिस्काउंट किया जाएगा, कितना पेमेंट, टोटल फेस वैल्यू जितनी इनवॉइस की उसका कितना परसेंटेज जो है वो सेलर को फैक्टर प्रोवाइड करेगा। और रिज़र्व रखा जाता है, यानी कि रिमाइंडर। जैसे हम बात करें कि इनवॉइस फेस वैल्यू 80% अगर पे किया जा रहा है सेलर को, तो रिमेनिंग 22 जो 10% है, द रिमाइंडर ऑफ इनवॉइस जो है लेटर से रिमाइंडर रहेगा, वो क्या है, रिज़र्व में रखा जाएगा इनवॉइस का। वो पे नहीं किया जाएगा क्लाइंट को जब तक डेटर से सारी पेमेंट रिसीव ना हो। फी ऑफ फैक्टर, अब जो फैक्टर हमने पीछे बात की थी कि कमीशन या इंटरेस्ट ऑन द फंड्स एंड एडवांसेस पे किया जाता है फैक्टर को। ये क्या होता है, या तो वो फॉर्मेट है, नहीं तो क्या करते हैं कि वो पैसा लिया कहाँ से जाता है। तो जो भी रिज़र्व में रखा जाता है कि भाई हम तुम्हें 80% दे रहे हैं, 20% जब देंगे आपके डेटर से रिसीव होगा तब देंगे। तो जो 20% के अंदर कई बार तो क्या है कि बैड डेट ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, तो वो कम से कम दिया जाएगा हमारे क्लाइंट को। और अगर उस 20% में से 18% भी आ जाता है, तो वो रिमेनिंग जो 20% रिजर्व में जो रखा हुआ है ना, वो 20% में ही आपकी फीस ऑफ फैक्टर इंक्लूड होती है, जो फैक्टर की फ़ीस डिडक्ट की जाती है इन द सेंस रिज़र्व में से ही। ठीक है। और रिमेनिंग जब वो फिर क्लाइंट को रिमेनिंग पैसा देता है, तो वो अपनी फ़ीस को काट कर देता है। कॉस्ट संबंधित है ट्रांजैक्शन से जो रिज़र्व में से डिडक्ट की जाएगी। जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो डिडक्ट किया जाएगा किससे से, जो रिज़र्व में उसने जितना पैसा डेटर के आने के बाद उसको पे करेगा। यानी रिसीव तो डेटर से होगा, मीन्स उसको स्टार्टिंग में क्या हुआ, क्लाइंट को पे भी नहीं करना पड़ा कोई भी कॉस्ट, क्योंकि वो सीधा सी बात है कि 20% भाई आएगा डेटर से, तो तुम उसमें से तुम अपना जो हिस्सा है वो काट लेना। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग। हमने पीछे बात करी थी रिकोर्स और नॉन रिकोर्स की, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या आती है फैक्टरिंग में, डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज्ड और डोमेस्टिक ट्रेडिंग फैक्टरिंग। अब इसमें क्या है, डिस्क्लोज के अंदर जो ट्रांजैक्शन जब की जाती है, तो इनवॉइस में फैक्टर का नाम होगा। बायर को पहले से ही बता दिया जाएगा कि भाई इस फैक्टर को तुमने क्या है, हम बीआर दे देंगे, डिस्काउंट कराएंगे, उस फैक्टर को तुम्हें पेमेंट करनी है। इनिशिएटिंग ऑल रिस्क ट्रांसफ़र, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपका जो रिस्क है कलेक्शन ऑफ डेट्स का, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैक्टर को। और लेडजर का एडमिनिस्ट्रेशन भी वो सारी ट्रांसफ़र कर दी जाती है फैक्टर को। अनडिस्क्लोज, यहाँ पर फैक्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेजर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइंट करता है, फैक्टर नहीं करता। डोमेस्टिक ट्रेड फैक्टरिंग, इसमें क्या है, आपकी 3 पार्टी जो डोमिसाइल्ड होंगी सेम कंट्री के अंदर, यानी वही जिसे हम बात करते हैं, बैंक हो गया, सेलर हो गया, आपका फैक्टर हो गया। सॉरी, यहाँ पर क्लाइंट आएगा। तो एडवांसिंग फाइनेंस काइंड्स दे रखे हैं डोमेस्टिक ट्रेडिंग फैक्टरिंग के अंदर। एडवांस फैक्टरिंग क्या किया जाता है, एडवांस प्रोवाइड किया जाता है फैक्टर द्वारा क्लाइंट को, ठीक है,
फैक्टर द्वारा क्लाइंट को ऑन एग्रीड इंटरेस्ट रेट ऑन अनकलेक्टेड, जो भी अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स हैं उनके ऊपर एग्रीड इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज किया जाता है और एडवांस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है, ये हमारे कंट्री के अंदर होती हैं सब, फुल फैक्टरिंग, डेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेंजमेंट, मीन्स जितना भी पूरे डेट्स के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन की जाती है। ऑल इंफॉर्मेशन और सारा सेल्स लेजर का एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड होता है जो सारा फैक्टर को प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी फैक्टरिंग की। नो प्री पेमेंट अमाउंट टू क्लाइंट, कोई भी प्री पेमेंट क्लाइंट को नहीं आती। ऑल टाइप ऑफ अदर सर्विसेज एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग, क्लाइंट करता, डन बाय क्लाइंट, होल पूरा जो है वो सारा काम क्या करता है, क्लाइंट करता है। हु इज, तो सारा काम कलेक्शन का क्लाइंट द्वारा किया जाता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर, जिसको क्लाइंट को हु इज रिनाउंड दैट डायरेक्टली डील विद कस्टमर, जो क्या है डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करता है, रिस्की फॉर्म है फैक्टरिंग से ज़्यादा। ये क्या है, बल्क फैक्टरिंग, मॉडरेट फॉर्म है, कस्टमर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट असाइनमेंट ऑफ डेट, कि उसे कस्टमर को पहले से ही बता दिया जा रहा है कि जो आपका BR है तो वो क्या है, आपका फर्दर क्या है असाइन किया जा रहा है किसी और पार्टी को। डज हु, और वो ही क्या करेगा, फैक्टर जिससे आगे ट्रांसफ़र किया जा रहा है डेट, वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और डेटर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एजेंसी फैक्टरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सारा क्लाइंट करता है। फाइनेंस और बैड डेट्स जो सारे प्रोटेक्ट कौन करता है, फैक्टर करता है। अब ये बात आती है इंटरनेशनल फैक्टरिंग, जो हमने फॉरफिटिंग की बात की थी। ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को हेल्प करती है टू ट्रेड ऑन ओपन अकाउंट टर्म्स, ताकि वो आराम से जो आपका फ्रीली व्यापार कर सकें, तो उनका कोई प्रॉब्लम ना हो कि जो भी हमारे यहाँ से कोई अगर BR इन द फॉर्म ऑफ जो भी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल हुई है, तो उस केस में हमारा आदान प्रदान जो आयात निर्यात वो प्रॉपरली चलता रहे, उस केस में ये सर्विसेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फॉरफिटिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है फैक्टरिंग की। सिंगल और डायरेक्ट फैक्टरिंग होती है, एक 2 फैक्टर सिस्टम होता है। सिंगल और डायरेक्ट फैक्टरिंग क्या है, पहले क्या होता था कि लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता था। मींस अगर यहाँ का कोई क्लाइंट है वो इंटरनेशनली किसी कंपनी से डील कर रहा है, तो हमारा बैंक क्या था, उस पर्सन की क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में, जब उसको एक बाहर के इंटरनेशनल कंपनी से डील करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टर्म्स में, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता था कि हाँ इस पर्सन के क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में मैं इंश्योर करता हूँ कि कोई भी ट्रांजेक्शन में पैसा है वो अटकेगा नहीं। तो अर्लियर लेटर ऑफ क्रेडिट होता था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, फॉरफिटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है कि पैसा पता नहीं जो यहाँ का पर्सन है जिससे एक इंटरनेशनल कंपनी जो डील कर रही है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन में जो भी हमारा सेलर है जो डील कर रहा है, उसे पता नहीं है कि पैसा आएगा कब, और पैसा आने में भी टाइम लगेगा जब लेटर ऑफ क्रेडिट की बेसिस पर सिर्फ वर्दीनेस चेक की गई है। अब उनको भी तो फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, इसलिए क्या किया गया, फॉरफिटिंग या फैक्टरिंग सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पर भी आनी शुरू हो गई। तो एग्रीमेंट की जाती है 2 फैक्टर कंपनीज के साथ फॉर सिंगल फैक्टरिंग, यानी सिंगल फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन के लिए 2 फैक्टर कंपनीज के साथ ट्रांजेक्शन की जाती है। और दोनों फैक्टर कंपनीज, क्योंकि हम 2 कंट्रीज़ की बात करें तो 2 फैक्टर कंपनीज भी आएंगी, तो उनके अंदर कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों फैक्टरिंग कंपनीज के साथ में आपस में होना बहुत ज़रूरी है और लेस एक्सपेंसिव रहती है ये सिंगल और डायरेक्ट फैक्टरिंग। 2 फैक्टर सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो पार्टीज़ होती हैं, एक्सपोर्टर होता है क्लाइंट, इंपोर्टर कस्टमर, एक्सपोर्ट का फैक्टर होता है, इंपोर्ट का फैक्टर है इंपोर्टर्स कंट्री, इंपोर्ट फैक्टर इंपोर्टर कंट्री के अंदर, और एक एक्सपोर्ट फैक्टर होगा।
ठीक है। इसका पर्पस क्या है बेसिकली, जो फॉरफिटिंग या इंटरनेशनल फैक्टरिंग का, कि टू एक्सेस एक्सपोर्टर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जो हमारा एक्सपोर्टर है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथनिंग करना, ये पर्पस है आपका इसका टू फैक्टर सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि उसके पास जो एक्सपोर्टर है वो फर्दर काम जब एक्सपोर्ट का कर रहा है, प्रोडक्शन वगैरह करेगा, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कब तक वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस के ऊपर वेट करता रहेगा कि जिस क्लाइंट कस्टमर को मैंने एक्सपोर्ट किया है, यानी जिसने उसे इम्पोर्ट किया है, क्लाइंट से मैं कब तक मेरे पास पैसा आएगा। तो उसको भी तो अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखनी है, क्योंकि उसको बहुत नंबर ऑफ कंट्रीज़ में नंबर ऑफ क्लाइंट से डील करना है। तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इम्पॉर्टेंट है। फॉलो अप विद इम्पोर्टर फैक्टर, इम्पोर्ट फैक्टर के साथ जो अपॉइंट किया है उसको भी फॉलो अप किया जाएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर का कॉपरेशन में होना बहुत ज़रूरी है। प्री पेमेंट की जाएगी एक्सपोर्टर को, पहले से ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही है इम्पोर्टर के फैक्टर को, इम्पोर्टर कंट्री के अंदर जो फैक्टर है। कमीशन जो होगा वो शेयर किया जाएगा इम्पोर्ट फैक्टर के साथ एक्सपोर्ट फैक्टर द्वारा। फंक्शंस क्या होंगे इसके अंदर, जो दो फैक्टर्स अपॉइंट किए हैं, बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर्स मेंटेन करना है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डेटर्स के कंटेक्स्ट में सारी, विद रिस्पेक्ट टू सारी की सारी जो भी डेटर्स के कंटेक्स्ट में जो सेल की गई है, तो वो सारी बुक्स मेंटेन करना उसकी कंट्री के अंदर। डेट कलेक्ट करना इम्पोर्टर से, ये भी यानी इम्पोर्टर की कंट्री के अंदर सारी बुक्स एस्टैब्लिश मेंटेन करना, तभी के लिए दो फैक्टर अपॉइंट किए गए। और डेट कलेक्ट करना इम्पोर्टर से, और एक्सपोर्टर की कंट्री को वो सारा पैसा रिमिट करना, ये फंक्शंस आ जाएंगे हमारे टू फैक्टर सिस्टम फैक्टोरिंग के अंदर। यस, विद कंटिन्यूएशन टू दैट, जब हम एक्सपोर्ट इंटरनेशनल फैक्टरिंग की बात कर रहे थे तो काइंड्स की बात कर रहे थे, कुछ और हैं आपके डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टोरिंग, जहाँ पर सेलर डायरेक्टली काम करता है विथ फैक्टर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री, यानी सेलर इंपोर्टिंग कंट्री के फैक्टर के साथ काम करता है फैक्टरिंग के अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग। ऐसा अरेंजमेंट जो, या अग्रीमेंट जो इम्पोर्टर या और इम्पोर्टर के फैक्टर के बीच में होता है, और वो सारा अरेंजमेंट जो भी लेजर्स का है, डेटर कलेक्शन का, बीआर का, वो खुद करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग में क्या है, एक्सपोर्टर फैक्टर सभी सर्विसेज देता है इंक्लूडिंग फाइनेंस टू एक्सपोर्टर। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री का साइड का जो फैक्टर होगा वो सारा फाइनेंस प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर को with respect of providing discounting its BR. Bank to back factoring arrangement, जब large volume of supplies involved होती हैं, मतलब डेटर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, और entire rate risk, सारा का सारा जो रिस्क होगा related to factor, related to getting liquidation from डेटर्स, तो वो सारा क्रेडिट रिस्क कवर करना इंटरनेशनल फैक्टरिंग में पॉसिबल नहीं होता। कई बार इसमें इंटरनल फैक्टर साइन करता है, इंटरनेशनल फैक्टर साइन करता है, और एक डोमेस्टिक फैक्टरिंग एग्रीमेंट कंपनी के साथ होता है। रिसीवेबल्स को यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के तौर पर क्रेडिट रिस्क के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्ट फैक्टर। तो एक्सपोर्ट फैक्टर के बिहाफ पर जो रिसीवेबल्स है जिन्हें डिस्काउंट कराया जाता है उसे एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखा है ताकि उसके रिस्क को मैनेज किया जा सके। नाउ कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। पहला क्या है, हमने जो बात की थी कि फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है कि जिसमें क्लाइंट जो है, जो सेलर है, अपने डेट्स को यानी बीआर को डिस्काउंट करा लेता है फैक्टर कंपनी से या फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर से। हमने बात की थी कि इससे आसानी से उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उसी तरह से हम डिटेल में उसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ रहे हैं।
तो फैक्टरिंग के कुछ जो फ़ायदे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना ताकि क्रेडिट हिस्ट्री पॉजिटिव रहे, बाय वे ऑफ डेट रिड्यूस शो रहे फॉर कॉन्टीन्यूस डीलिंग एंड अटेनिंग वर्किंग कैपिटल। सेम हम बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो होगी वो स्ट्रॉन्ग दिखाई जाएगी, इन द सेंस कि क्या रहेगा कि हमारे जो डेटर्स हैं उनसे जो कैश है वो जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाता है। हालांकि वो पैसा जो आ कहाँ से रहा है, फैक्टर से आ रहा है, मतलब हम डेटर की कलेक्शन फैक्टर कर रहा है, पैसा फैक्टर दे रहा है इमीडिएटली। तो इससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट के अंदर दिखती है कि कभी भी डेट्स रिड्यूस दिख रहे हैं क्योंकि डेट्स की जो लायबिलिटी है कलेक्शन की वो तो फैक्टर को दे दी, बट पैसा आने की वजह से क्या रहता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो कॉन्टीन्यूसली प्रॉपरली सस्टेन रह रही है। नेक्स्ट है वे ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। जो डेट या ट्रेडिशनल डेटर फाइनेंसिंग नहीं ले सकते, एंड आर इट मीन्स कि जो ट्रेडिशनल डेट्स नहीं ले सकते हैं इन द सेंस कि लोन्स वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आ जाती है। तो जब बात आती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंज करने की तो बेटर रहता है कि जो कंटिन्यूसली वर्किंग है, वर्किंग कैपिटल इन द जो चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ लेबर, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड डूइंग ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ये बहुत अच्छा तरीका है कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल मोड ऑफ टेकिंग एनी फाइनेंसिंग, क्योंकि ये करंट और फ्यूचर ट्रेडिंग लेवल की बात नहीं हो रही है, मतलब कि फ्यूचर की बात नहीं हो रही कि हमें लॉन्ग टर्म हम डेट लोन अटेन कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो जब बड़े लेवल की बात नहीं हो रही, शॉर्ट लेवल की बात होती है तो फैक्टरिंग का यूज़ किया जा सकता है ईजिली। सप्लायर विल बी पेड क्विकली थ्रू फैक्टरिंग। पैसा आया फैक्टर के थ्रू, वो डेटर से आराम से कलेक्ट करता रहेगा तो सप्लायर को इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा विदाउट एनी टेंशन। रॉ मटेरियल विल गेन्ड एट डिस्काउंटेड टर्म्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है सारा पैसा आ चुका है, एक बड़ी अमाउंट आ जाती है, तो रॉ मटेरियल आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो वो भी क्या है बल्क में ख़रीदा जा सकता है डिस्काउंटेड रेट पर, तो सस्ता पड़ेगा, ये फ़ायदा हो गया, सप्लायर भी खुश है और रॉ मटेरियल भी ईजिली मिल रहा है और कम रेट के ऊपर मिल रहा है। नेक्स्ट देखें, कस्टमर से आने वाला कैश फ्लो इंश्योर हो गया एंड ऑब्लिगेशंस टू एम्प्लॉय गॉट पेड टू रिटेन दैम। अब कस्टमर से हमने बात की थी कि जब हमने देखा था कि जब इनवॉइसेस के ऊपर लिखा जाता है कि फैक्टर कौन है कुछ केसेस के अंदर, और जब इन BRs को डिस्काउंट कराया जाता है इट मीन्स डेटर को भी पता है कि पेमेंट मुझे फैक्टर को करनी है, तो वो एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले से ही पता है, चाहे वेदर इट इज़ रिटन और वेदर इट इज़ इन एनी काइंड ऑफ। तो जो क्लाइंट है वो इंश्योर है कि पैसा जो है चाहे वो मुझे डेटर दे या चाहे वो बाद में उसको फैक्टर को तो देना ही देना, तो वो इंश्योर है कि पैसा तो मेरा आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले बताई जा चुकी है ये बात कि बाद में कोई उलझन ना हो रिकवरी के रिगार्डिंग। क्रेडिट वर्दिनेस एंड कस्टमर भी चेक। अब वही है कि अब क्योंकि फैक्टर के बारे में पहले ही बता रखा है तो इन द सेंस कि ऐसे डेटर्स की भी चेकिंग हो जाती है जो फैक्टर को पेमेंट कर देंगे या क्लाइंट को पेमेंट कर देंगे, और बार बार कोई डेटर जो पेमेंट नहीं करता इसका मतलब क्रेडिट वर्दिनेस उसकी ख़राब है, इसका मतलब वो डेट्स जो हैं वो बैड डेट्स में जाने वाले हैं, रिकवरी कब तक करते रहेंगे, तो वो भी संज्ञान में लिए जा सकते हैं, उनकी स्क्रूटिनाइजेशन की जा सकती है सिर्फ वर्दिनेस जान के कि इस पर्टिकुलर कस्टमर से डील करना है या नहीं करना है, क्योंकि डीलिंग कॉर्पोरेट लेवल पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या फ़ायदे हैं। कन्वर्जन लीड्स elimination of given discount to customers as it becomes costly and time consuming। अब सीधी सी बात है, अगर क्लाइंट डेटर से रिसीव करता रहेगा देर से लेट तो वो क्या करेगा, रेट डिस्काउंट तो दिया ही दिया था बल्क के अंदर,
कैश डिस्काउंट भी देगा ताकि जल्दी से जल्दी कैश की कलेक्शन हो सके। लेकिन अब यहाँ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फैक्टर आ गया। फैक्टर आने की वजह से जो डिस्काउंट दिया जाता था कस्टमर्स को वो एलिमिनेट हो गया और पैसा भी टाइमली आ रहा है, जल्दी से जल्दी आ रहा है। हालांकि फैक्टर बाद में कलेक्शन का काम कर लेगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एग्रीमेंट में गिवन है कि आप फैक्टर से डील करेंगे डेटर्स के लिए। अर्ली कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सपेंशन एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल है। मैनेजमेंट एक्सेप्शन एक हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल था जब वो क्या कहता है कि जो मेन स्ट्रैटेजिक और बौद्धिक जहाँ पर क्षमता लग रही है वो सारे काम को हम आगे फर्दर डेलीगेट कर दें किन्हें, नीचे सबॉर्डिनेट्स को। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो पॉलिसी की हम एक्सपेंशन करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, ना कि डेटर से कितना कलेक्ट हो रहा है उसके बारे में लगे रहे। तो एक्सपेंशन भी तो करना है ना, और एक्सपेंशन करना है मार्केट का, तो मार्केट की तरफ ध्यान रखना और नई टेक्नोलॉजी क्या लेकर आनी है, और उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा जितनी जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी क्या है, मार्केट भी एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि दिमाग कहाँ लगाना ये सोचा जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है, तो टेक्नोलॉजी को इंड्यूस करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लार्ज ऑर्डर्स ड्यू टू हाई वर्किंग कैपिटल रिजर्व्स। अब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है क्योंकि पहले से ही पैसा आ चुका है बाय वे ऑफ फैक्टर इनकलकेशन इन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो वर्किंग कैपिटल रिजर्व ज़्यादा हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स जो हैं वर्किंग कैपिटल रिजर्व्स रहेंगे, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो उन ऑर्डर्स को फुली फटाफट से क्या है उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये फ़ायदा है पैसा आने से। तो पैसा हाथ में आना बहुत ज़रूरी है, वो फैक्टर बहुत बड़ा काम ये रोल प्ले कर देता है। तो उसके बाद कोई भी रिक्वायरमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की, लेबर की पेमेंट है या कोई भी एक्सपेंसेस हैं, रॉ मटेरियल परचेज, फिर दिक्कत नहीं रह जाती है। तो फैक्टरिंग अरेंजमेंट में होने के कारण जो है फैक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, मनी सेल्स एंड फैक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण कंटिन्यूस ऑपरेटिंग कैपिटल जो है वो मिलती रहेगी। वही कि फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं क्योंकि फैक्टर से कांटेक्ट है, आराम से क्लाइंट जो है वो टाइमली वो पेमेंट ले रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्दर की जा रही है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सपोर्ट द परचेज ऑफ इन्वेंट्री टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स एंड मार्केटर्स। यानी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं जब हाथ में पैसा है और जब एक्सपेंशन कर सकते हैं, मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल परचेज़, इन्वेंट्री परचेज़ कर ली तो सप्लाई जो है वो क्या रहेगी, बहुत स्मूथली चलेगी। ठीक है, सप्लाई स्मूथली चलेगी मटेरियल की और वर्क इन प्रोग्रेस में प्रॉपर जाएगी, फिनिश गुड्स में प्रॉपर जाएगी। तो कस्टमर की डिमांड भी है जो फर्दर और एक्सपेंशन की वजह से वो भी प्रॉपरली क्या हो जाएगी, कंप्लीट कर ली जाएगी। नेक्स्ट, इंटरनल बिजनेस रिस्क मिनिमाइजेशन एज ओवरसीड फैक्टर कॉरेस्पॉन्डेंट। अब हम बात करें कि जो इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क मिनिमाइजेशन, क्योंकि दूसरी कंट्री के साथ और इस कंट्री के अंदर जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या है, इंपोर्ट कंट्री के अंदर इंपोर्ट फैक्टर है, एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट फैक्टर है, दोनों का बीच में एग्रीमेंट है। तो ओवरसीज़ जो फैक्टर कॉरेस्पॉन्डेंट है, यानी एक्सपोर्टर के लिए जिसने इंपोर्टर के लिए एक्सपोर्टर कंट्री का जो फैक्टर है, आपस में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं फैक्टर्स के बीच में, उससे इंटरनेशनल जो रिस्क है वो भी क्या है, मिनिमाइज़ हो जाता है। और उससे क्या होगा, रिस्क मिनिमम होगा, सेल बढ़ रही है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगा, पैसा जल्दी से जल्दी आएगा और जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। गुड क्रेडिट इंफॉर्मेशन एनेबलिंग कंपनी टू मेक गुड क्रेडिट डिसीजंस। अब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग हमारे डेटर्स के रिगार्डिंग, डेटर्स के रिकवरी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी क्रेडिट डिसीजंस हैं फर्दर
लिए जा सकते हैं आराम से कि हमारी लिक्विडिटी कितनी जल्दी इम्प्रूव हो रही है, फैक्टर के पास भी कितना जल्दी रिकवर आ रहा है, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो क्रेडिट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कस्टमर वॉल्यूम इंक्रीज बाय सपोर्ट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन हु वांट ऑन देयर टर्म। अब कुछ कस्टमर्स क्या है क्रेडिट एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो कुछ कस्टमर के केस में क्या किया जा सकता है, उस वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कस्टमर वॉल्यूम को क्या है इंक्रीज़ किया जा सकता है सपोर्ट के लिए, कि वो थोड़ा ड्यूरेशन के बाद क्या है पे कर दे। वो कैसे पता चलेगा, वो फैक्टर के थ्रू ही पता चलेगा कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा टाइम लगता है पेमेंट करने में। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हाई कॉस्ट एज इनिशियल प्राइस एज एडवांस इन्वॉल्व इस प्रोवाइड किया जाएगा क्लाइंट को। तो नुकसान क्या है कि इनिशियली जो है कि हमें 80 to 90% पैसा जो है वो क्लाइंट को देना पड़ता है, तो वो बहुत एक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ ruining customer relation if factor engage in unprofessional aggressive practice to collect accounts। रिलेशंस जो हैं कस्टमर के साथ ख़राब हो जाते हैं क्लाइंट के, अगर फैक्टर जो है वो अनप्रोफेशनल तरीके से कलेक्शन कर रहा है रिसीवेबल्स या डेट्स की। तो क्योंकि वो तो उसने क्या था कि भाई तुम्हारा इस एग्रीमेंट के तहत आपने मुझे पैसा देना 80 to 90%, बाकी कलेक्शन आप करते हो। लेकिन अगर फैक्टर का तरीका जो है वो कस्टमर से अटेन करने का पैसा, वापस लेने का पैसा, वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का है, तो फिर क्लाइंट से भी वो कस्टमर डील नहीं करेगा, तो कस्टमर टूटता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है फैक्टर के मिसबिहेवियर या अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग पुट कंस्ट्रेंट एंड कॉज डिले इन कंक्लूडिंग न्यू ऑर्डर्स। यानी जब हमारा फैक्टर लायबल है सारे कलेक्शंस वगैरह के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जब तक कलेक्शन नहीं आती है, रिमेनिंग नहीं आती है, तो उस वजह से प्रॉपर जो नए ऑर्डर्स जो हैं वो क्या है नहीं लिए जा सकते हैं।